नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा। यूपीएसआई की आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न विषयों की हम आपके सामने ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि जो हमारा पहला वीडियो है रीजनिंग से रिलेटेड है। ये 12 दिसंबर 2016 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें हम रीजनिंग के 91 क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कथन और कारण से संबंधित है और इसमें गिवन है PQRST, ये 5 व्यक्ति हैं PQRST और इनके दो कथन जो दिए गए हैं। पहला कथन दिया है कि T केवल एक ही व्यक्ति से अधिक कमाता है, जो कि P नहीं है, और कथन दूसरा है R 3 व्यक्तियों से अधिक कमाता है, जबकि Q सबसे ज्यादा कमाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ज्यादा वेतन पाने वालों में तीसरे नंबर पे कौन है। तो देखिए, इसको आप इस तरह से जमा सकते हैं। ये 5 व्यक्तियों की रैंक दी है। अब आप इसमें आपको बताना है कि तीसरे नंबर पे कौन है। तीसरे नंबर पे कौन है मतलब जो मिडिल में जो कमा रहा है। तो यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमको जमाना है। फिर ये बताना है कि जो कथन है वो कौन कौन से कथन प्रयोग होते हैं। तो जो 5 व्यक्ति हैं वो देख लीजिए, P है, Q है, R है, S और T, ये 5 व्यक्ति हैं। अब जो कथन दिए हुए हैं, जो जानकारी दी हुई है, उनका हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहली जानकारी है T केवल एक ही व्यक्ति से अधिक कमाता है, जो P नहीं है। मतलब T के लिए जो स्थान है वो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे P नहीं आ सकता है क्योंकि ये P नहीं है। फिर R 3 व्यक्तियों से अधिक कमाता है, Q सबसे अधिक कमाता है। देखिए, 3 व्यक्तियों से जो व्यक्ति अधिक कमाएगा वो यहाँ आ जाएगा और इसके बाद बोल रहे हैं Q सबसे ज्यादा कमाता है, तो Q यहाँ आ जाएगा। अब दो कौन कौन से व्यक्ति बचे हैं। देखिए, Q की पोजीशन डिफाइन हो गई है, R की पोजीशन डिफाइन हो गई है, T की पोजीशन डिफाइन हो गई, P और S बचे हुए हैं। देखिए, ये जो पोजीशन है यहाँ पे P नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे आप P लिख दीजिए और यहाँ पे S लिख दीजिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो तीसरा व्यक्ति जो है वो P है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर ये नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कि किन किन कथनों को आप योग कर रहे हैं। क्या कथन 2 से आप आंसर निकाल सकते हैं? नहीं, कथन 1 और 2 से नहीं निकलता है, ये भी गलत है। और कथन जो C है वो बोल रहा है कि 1 और 2 दोनों प्रयोग हो रहा है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा, आंसर हम C लगाएंगे क्योंकि हम दोनों कथनों का प्रयोग करके आंसर निकाल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो की सीरीज में मैं आपके सामने यूपीएसआई के समस्त पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन प्रस्तुत करूंगा और आप अगर इसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी किस तरीके से आपको विभिन्न विषयों की तैयारी करना है। इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके बेस पे ही हम आगे अपनी वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पे होंगी। तो ये 95 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें मिसिंग फिगर है। अब इस फिगर को आपको मिसिंग है, इस पोर्शन पे आपको ABCD में से कौन से विकल्प की आकृति आपको लगाना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसको आप बाकी को देखते हुए इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। तो आपको इसको बनाना होगा। तो देखिए, इस तरह से डिजाइन बन रही है। ये कैसे बनेगी, ये इस तरीके से बनेगी। अब ये देख लीजिए कहाँ है, तो ये D है। तो इसका जो आंसर है वो D1 आंसर सही होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है। यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी हुई है जो साइंस और अल्फाबेट से बनी हुई है। अब इस श्रृंखला को आपको देखना है और उससे जो सीरीज नई बन रही है उसमें आपको आंसर ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहले हम श्रृंखला को देख के समझते हैं कि श्रृंखला बनी कैसे। देखिए, KTO, then स्टार, then MAC, then डॉलर, then TV, then हैश @ then SLG, then हैश, then UDP and इन्वर्टेड कॉमा, देन LV। अब इसके बाद देखिए, इसका जो आंसर इन्होंने दिया है O*M। यहाँ पे आपको चेक करना, देखिए ये 3 डिजिट ले लिए। उसके बाद फिर CST है, $C है, मतलब 1 डिजिट उन्होंने छोड़ा है। उसके बाद देखिए, फिर V को छोड़ के यहाँ से 3 डिजिट लिए हैं, फिर G को छोड़ के यहाँ से 3 डिजिट लिए हैं। तो लास्ट जो आपका आंसर हो जाएगा वो आप इसको छोड़ देंगे और यहाँ आपका आंसर क्या होगा, इस प्लेस में आपका आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा अगर वॉच करते हैं तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है। ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी अल्फाबेट में सीक्वेंस पे आधारित है। इसमें गिवन है कि किसी वर्णमाला में जीन्स को हम रेक्सले वर्ड से अगर शो करते हैं तो बॉन्ड के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढना होगा कि जीन्स को अगर आप ये लिख रहे हैं तो इसमें आप किस तरह से आपने कोडिंग का यूज किया है। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले J, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले तो
इन क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास वर्णमाला लिखे होने चाहिए, इसके बेस पे हम निकाल सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पे कोडिंग यूज हुई। तो देखिए, अगर आप पहले अक्षर से देख लें तो जे से आर में देखिए, जे से आर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये +8 हो रहा है। इसी तरीके से ई से एल, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये +7 हो रहा है। इसी तरीके से देखिए ए से एक्स, तो ए से अगर आप एक्स पे जाते हैं तो ये आपका ये +23 हो रहा है। इस तरीके से देखिए, अगर इस तरह से हम निकालते हैं तो कोई हमको एक सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर 2 या 3 में अगर कोई सीक्वेंस मिल जाता तो हम उसको सॉल्यूशन मान लेते, लेकिन यहाँ सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो हमको दूसरे तरीके से चेक करना होगा। देखिए, कई प्रकार की वर्णमालाएं होती हैं और इसमें कोडिंग कई प्रकार की होती हैं। तो पहले हम यहाँ से चेक करते हैं, अगर यहाँ से हमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो फिर हम यहाँ से चेक करते हैं। देखिए S to R है, तो S आपका ये है और R ये है, तो S को अगर R से शो कर रहा है मतलब ये कितना है, ये -1 है। इसी तरीके से N से L है, तो देखिए N से L में आ रहा है, N से वो L में आ रहा है, मतलब ये -2 है। इसी तरीके से A से X में आ रहा है, तो देखिए 1 2 3, मतलब ये -3 हो रहा है। इसी तरीके से E से A में आ रहा है, तो देखिए ये -4 हो रहा है। और J से E में, तो J से E में अगर आ रहा है 1 2 3 4 5, तो ये -5 हो रहा है। मतलब यहां से आपको यहां आना है तो आपको -1 लेना होगा। D से अगर आपको यहां फर्स्ट डिजिट लेना है तो -1 लेना होगा। D से अगर -1 आप लेते हैं तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। N से -2 ले लीजिए, N से -2 में L आ जाएगा। इसके पश्चात U से -3 ले लीजिए, U से -3 लेंगे 1 2 3 तो R आ जाएगा। इसके पश्चात O से -4 ले लीजिए, O से -4 लेंगे 1 2 3 4 तो K आ जाएगा। और इसी तरीके से B से आपको लेना पड़ेगा -5, तो B से -5 ले लीजिए 1 2 3 4 5 तो W, तो ये आपका आंसर हो जाएगा CLRKW। इस तरीके से हमको कोडिंग को समझ के इसका आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको कंडीशन को इस वर्ड से डिकोड किया गया है, तो आपको सिलेक्शन के लिए वर्ड ढूंढना है। तो देखिए यहाँ जो कोडिंग यूज हुई है, अलग अलग टाइप्स की कोडिंग होती है और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सर्च करना होता है। इसमें आपका काफ़ी टाइम लगता है। अगर बड़े वर्ड है तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं। देखिए C से E में जा रहा है, मतलब +2 है। देन N से P में आ रहा है, ये भी +2 है। और O से Q आ रहा है, ये भी +2 है। यहाँ पे जो कोडिंग है वो +2 की कोडिंग है। फिर D से G में आ रहा है, ये +3 है। T से W में आ रहा है, ये भी +3 है। और I से L में आ रहा है, ये भी +3। इसी तरीके से I से M में आ रहा है, ये +4 है। N से R में आ रहा है, ये भी +4 है। और O से S में आ रहा है, ये भी +4 है। तो यहाँ पे अगर आप कोडिंग देखना चाहेंगे तो आप किस तरह से देखेंगे, अब यहाँ हम कोडिंग सर्च करते हैं। देखिए फर्स्ट 3 डिजिट में +2 है, लेकिन वो क्रॉस में, मतलब S के बाद +2 1 2, here is U। E के बाद +2 means 1 2, here is G। then L के बाद +2 L M N, तो यहाँ N होगा। इसके साथ में ही E के बाद +2 F G, here is G। C के बाद +2 तो C D E, यहाँ E होगा। और T के बाद +2 मतलब U V, तो यहाँ V होगा। सेम यहाँ पे +3 लेना है आपको। E के बाद +3 मीन्स 1 2 3, तो यहाँ H। T के बाद +3 मीन्स 1 2 3, यहाँ W। और C के बाद +3 मीन्स 1 2 3, यहाँ F होगा। एंड नाउ I के बाद +4, तो देखिए I 1 2 3 4, यहाँ M होगा। O के बाद +4 1 2 3 4, here S। N के बाद +4 1 2 3 4, यहाँ R।
तो ये जो आपका आंसर होगा, ये आंसर शीट में क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन दिए हैं ये कैपिटल में दिए हैं, तो आंसर आपका होगा NGUWFHRSN. दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स. यहां पे आपके सामने कुछ शब्द संख्याओं के जोड़े दिए हुए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है. तो यहाँ सबसे पहले हम इनमें रिलेशन देख लेते हैं कि ये जोड़े कैसे बने हैं. तो देखिए 95 है, 95 को हम लिख सकते हैं 15 के बेस पे अगर लिखना चाहें तो 15 छिक्का 90 धन 5. इसी तरीके से हम 185 को लिख सकते हैं 30 छिक्का 80 धन 5. इसी तरीके से 305 को हम लिख सकते हैं 50 छिक्का 300 धन 5. और अगर आप 160 को लिखना चाहेंगे 25 के फॉर्म में तो 25 छिक्का 150 धन 10. तो यहाँ जो कैलकुलेशन आपका आ रहा है ये +10 वाला आ रहा है, बाकी सब में +5 है. तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ जो डी वाला विकल्प जो है ये गलत विकल्प है. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने. यहाँ पे एक आकृति दी है और उसमें जो ब्लैंक है ये क्वेश्चन मार्क है. यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी ABCD में से ये आपको बताना है. तो आकृति वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैंने आपको तरीका बताया वही तरीका आप यहाँ फॉलो करेंगे. सबसे पहला ये है कि जो आकृति बनी हुई उसको आप पूरा कर दीजिए. ऑटोमेटिकली जो आपको आकृति चाहिए वो आपको मिल जाएगी. देखिए इसको हम कंप्लीट कर देते हैं. देखिए यहाँ से एक लाइन ये जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक पत्ती यहाँ बनानी पड़ेगी, फिर 2 पत्तियां आपकी यहाँ ऐसी बनेंगी और इसके बाद ये देखिए इस तरह की आकृति आपकी सी में है. इसका आंसर जो है आपका C नंबर होगा. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न दिशा एवं दूरी परीक्षण से है. तो इसमें जो कंडीशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग हमको डायग्राम बनाना होगा और उस डायग्राम के बेस पे हम क्वेश्चन के आंसर देंगे. तो देखिए जो गिवन कंडीशन है उसके हम अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं. तो पहला दिया हुआ है प्रवीण का घर राजीव के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में 300 मीटर की दूरी पर है. तो राजीव का घर अगर आप ये मान लेते हैं तो इससे दक्षिण मतलब ये और पूर्व मतलब ये, तो दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवीण का घर कितना है 300 मीटर की दूरी पर है. तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं ये राजीव का घर है और ये आपको प्रवीण का घर मिल गया. इसके बाद जोसेफ का घर राजीव के घर के उत्तर पूर्व दिशा में. तो जोसेफ का घर कहाँ आएगा, देखिए उत्तर दिशा मतलब ऊपर हो जाती है और पूर्व दिशा ये मतलब यहाँ पे आपका जोसेफ का घर आ जाएगा. ये भी 300 मीटर की दूरी पर है. इसके पश्चात गोपाल का घर जोसेफ के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 300 मीटर है. गोपाल का घर जोसेफ के घर से उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा में. तो उत्तर यहाँ ऊपर हम चले जाएंगे और पश्चिम दिशा ये हो जाएगी. तो ये यहाँ पे हमको कहीं गोपाल का घर मिल जाएगा. ये भी डिस्टेंस सेम है 300 मीटर की दूरी पर है. इसके पश्चात केविन का घर गोपाल के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में. तो केविन का जो घर है गोपाल के घर से दक्षिण और पश्चिम दिशा मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा मतलब यहाँ कहीं हो जाएगा. यहाँ पे आपको केविन का घर मिल जाएगा. प्रवीण के घर की स्थिति के संदर्भ में केविन का घर कहाँ. अब आपको बताना ये प्रवीण का घर है तो इसके अकॉर्डिंग केविन का घर ये किस दिशा में है. तो देखिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से जब हम दिशा को निकालते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम अक्ष बना लेते हैं. ये दिशा ज्ञान दूरी परीक्षण में मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा. ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है. इस बिंदु पे नहीं है वो यहाँ पे है. तो देखिए ये उत्तर और पश्चिम हो जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा. बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये. अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं इसके 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं मतलब 5, 6, 4 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे. इसका आंसर क्या हो जाएगा जो केविन का घर है वो प्रवीण के घर के सापेक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित है. यहाँ पे कथन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है. तो देखिए जो कंडीशन आपको दी है उसके अकॉर्डिंग हम इसके डायग्राम बनाएंगे. कोई सुबह मूंगफली नहीं है मतलब अगर ये मूंगफली का डायग्राम है ये मूंगफली को शो कर रहा है
तो ये सुबह इस तरह से हो जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बाद बोल रहा है कुछ सुबह चारपाई है, तो सुबह और चारपाई में कुछ कॉमन है, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर सभी सिलेंडर पहिए हैं, तो आप इस तरह से सिलेंडर को और इस तरह से आप पहिए को दिखा सकते हो। अब इसके बाद देखिए जो आपको निष्कर्ष दिए हैं, कुछ चारपाई मूंगफली नहीं है, तो देखिए कुछ चारपाई मूंगफली नहीं है, सभी सुबह पहिए हैं। सभी सुबह पहिए हैं क्या? नहीं है। कुछ चारपाई मूंगफली नहीं है, ये हो सकता है कि देखिए चारपाई और मूंगफली इसमें संबंध हो सकता है। तो इसमें जो आपका निष्कर्ष होगा फर्स्ट बी वाला कि कथन निष्कर्ष 2 जो है ये अनुसरण करता है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इस तरह से आपको ग्राफ बना के करना है। वैन आरेख और कथन निष्कर्ष को हम साथ में देखेंगे, डिटेल में इसकी वीडियोस हम देखेंगे, इसमें सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 103 है और ये भी आकृति से संबंधित है। देखिए प्रश्न में आपको एक आकृति दी हुई है और इसको आपको पूरा करना है। इससे जो संबंधित 4 आंसर दिए हुए हैं उस आंसर को देखिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जो आकृति आपको दी हुई है उसको आप पूरा कर दीजिए। तो देखिए जिस तरह से आकृति बनी हुई है इसको हम पूरा कर देते हैं। ये इस तरह से, इसके बाद यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर यहाँ से ये डिज़ाइन और इस तरीके से और यहाँ से ये। तो जो आपकी क्वेश्चन के साथ में जो आंसर दिया हुआ है उसमें आप देखिए बी वाली जो डिज़ाइन है, बी वाला जो आंसर है वो आपका सही है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न नंबर 104 है। देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन रक्त संबंध पे आधारित क्वेश्चन है। कंडीशन आपको गिवन है सूर्य अखिल की माता है। तो देखिए जैसे ब्लड रिलेशन में हम डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, सूर्य जो है वो अखिल की माता है, मतलब इसकी जो पोजीशन रहेगी वो अखिल से एक पोजीशन ऊपर रहेगी, ये इसकी माँ है। फिर जिसकी 2 बेटियाँ सूजी और सुविधा है, तो अखिल की 2 बेटियाँ हैं, एक का नाम है सूजी और एक का नाम है सुविधा। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं सूर्य सूजी से कैसे संबंधित है। सूर्य सूजी से कैसे संबंधित है, मतलब सूजी जो है वो सूर्य को क्या बोलेगी, तो यहाँ पे क्या बोलेगी, दादी बोलेगी। पिता की जो माता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दादी बोलते हैं। तो ये जो सी है ये आपका सही आंसर होगा। सूर्य जो है वो सूजी की दादी होगी। अगला हम प्रश्न नंबर 105 हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं और ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति ऐसी है जो दूसरी आकृतियों से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे 2 व्यास बने हुए हैं और एक परिधि है। यहाँ पे देखिए एक व्यास बना हुआ है और बाकी 3 परिधियाँ हैं, मतलब परिधि व्यास दोनों यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी परिधि और व्यास है। यहाँ पे देखिए 2 व्यास बने हुए हैं और साथ में 2 परिधि हैं। तो इसको आप लिखते जाइए। यहाँ देखिए 2 व्यास हैं और एक परिधि है। ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 व्यास मान सकते हैं हम, या एक व्यास मान लीजिए और 3 परिधि मान लीजिए। यहाँ पे 2 व्यास हैं और 1 और 2 परिधि हैं। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 व्यास हैं। तो यहाँ पे परिधि एक भी नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो चौथी आकृति है, क्योंकि इसमें परिधि नहीं है इसलिए चौथी आकृति जो है वो बाकी 3 आकृतियों से भिन्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। ये आपका प्रश्न नंबर 106 है और यहाँ पे आपको जो शब्द दिए हुए हैं उसके बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को किस वेन आरेख से दिखाया जा रहा है ये आपको बताना है। ये आपका वेन आरेख संबंधी प्रश्न है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको इन शब्दों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले पुस्तकालय क्या होता है। पुस्तकालय जिसको हम इंग्लिश में लाइब्रेरी बोलते हैं, और बहुत सिंपल डेफिनेशन है लाइब्रेरी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बुक। जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बुक रखी हुई हैं उसको हम पुस्तकालय बोलते हैं। फिर किताब एक किताब हो सकती है विषय से संबंधित, और किताब और पन्ने में क्या संबंध है, तो बहुत सारे पन्ने मिलके एक पुस्तक बनती है। मतलब अगर आप यहाँ से इस तरफ जाएँ
तो बहुत सारे पन्नों से मिलके बनती है एक किताब, और बहुत सारी किताबों से मिलके बनती है एक लाइब्रेरी, मतलब एक यूनिट हो गया। ये यूनिट हो गया ये इसके कंस्ट्रक्शन यूनिट, बहुत सारे पन्नों से किताब और बहुत सारी किताबों से पुस्तकालय। तो देखिए अगर इस बिंदु को, जो सबसे लास्ट वाला सर्किल, इसको अगर अपन पन्ना मानते हैं तो पन्ने से बनेगी फिर किताब, मतलब पन्ना हो गया। एक किताब के अंदर, दूसरे वाले वृत्त के अंदर बहुत से पन्ने हैं और एक पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं। तो ये जो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 107, और ये असंगत संख्या से संबंधित है, मतलब नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है। और इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी संख्या है जो इस सीरीज से अलग है, मतलब बाकी 3 संख्याओं से अलग है। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं का जो क्रम दिया हुआ है वो बड़ा छोटा कोई निश्चित क्रम में नहीं है, मतलब यहाँ पे आप किसी भी संक्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते। संक्रिया मतलब क्या होता है, जब एक संख्या दूसरी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग या एक से ज़्यादा ऑपरेशन करने पे प्राप्त होता है तो उसको संक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ देखिए 32 से 498 में पहुँच जाते हैं, फिर 498 से 108 आ जाता, फिर 108 से 156। तो यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा, ना ही बढ़ता सीक्वेंस समझ में आ रहा है, ना ही घटता सीक्वेंस समझ में आ रहा है। और देखिए कोई भी संख्या किसी संख्या का वर्ग यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा। 156 जो है ये भी वर्ग संख्या नहीं है, 32 भी नहीं है, 498 भी नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं विभाज्यता के नियम से। तो देखिए चारों संख्याएं जो है ये 2 से विभाज्य हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 108, यहाँ पे 156 है। अब 3 से विभाज्य देखिए ये भी नहीं है, ये 3 से विभाज्य है, और ये 3 से विभाज्य है, और ये संख्या ये भी 3 से विभाज्य है। इसके बाद देखिए अगर हम 4 से विभाज्यता का नियम देखें, देखिए 32 4 से विभाज्य हो जाता है, 4 8 32 होता है। ये 4 से विभाज्य है क्या, बिल्कुल। 27 चौके होता है 108, ये 4 से विभाज्य है क्या, 156। देखिए 4 से विभाज्यता के नियम में हम लास्ट के 2 डिजिट देख सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट से आप पता कर लेंगे इसे 56 है। तो 56, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ये मतलब ये 14 चौके 56 होता, तो ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 तिया 12 और 4 नाम 36। 498 को देखते हैं, 498 4 से विभाजित है क्या, 4 एकम 4, 9, 4 दूनी 8, बचा 1 18। नहीं, ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए इस सीरीज में अगर हम असंगत संख्या की बात करें तो 498 जो है ये असंगत संख्या होगी। अगला प्रश्न हमारा कथन एवं कारण से संबंधित है। तो प्रश्न देख लीजिए। कथन है कि क्या सभी विद्यालयों के छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य कर देना चाहिए। तर्क इसमें पहला है, हाँ, भारत ने अपने गाँव के डिजिटलीकरण का लक्ष्य बनाया है तथा स्कूली स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने से यह सुगम हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य आप करेंगे तो डिजिटलीकरण का आपका लक्ष्य सही हो जाएगा। और दूसरा ये है कि हाँ, युवाओं को रोजगार ढूंढने में बेहतर रूप से तैयार करेगा, क्योंकि लगभग सभी जो जॉब है उसमें कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य होता है। तो इसमें देखिए कथन के साथ में दोनों तर्क जो हैं ये दोनों सही हैं। इसमें आपका जो आंसर है ये सेकंड बी जो है कि दोनों तर्क जो हैं वो अनुसरण करते हैं, सही होगा। फ्रेंड, अब आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 109 जो कि दिशा एवं दूरी परीक्षण से संबंधित है। तो इसका देखिए जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। लता बिंदु ए से शुरू करके उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। तो लता ने यहाँ से शुरू किया, लता ने बिंदु ए से शुरू करके उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती। तो उत्तर दिशा कहाँ होती है, यहाँ उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। तो ए से शुरू करके 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चली है। तो ये मान लीजिए यहाँ बिंदु बी है और डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। इसके बाद वो दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती। तो देखिए कोई व्यक्ति अगर जिसका मुंह इस तरफ है उसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। फिर ये बिंदु सी पे पहुंच रही है और ये भी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। फिर दोबारा दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। अब जो व्यक्ति ऐसा जा रहा है उसका लेफ्ट ही हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा। तो ये फिर मुड़ेगी और ये 2 किलोमीटर चल के डी बिंदु पर पहुँच जाएगी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, मतलब ये जो उसका मुँह है ये किस दिशा में। तो देखिए ये दिशा कौन सी है, ये दक्षिण दिशा है। तो दिशा दूरी परीक्षण के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो वहाँ हम डिटेल में बताएंगे। एक्चुअली में मैं यहाँ जो एरो बना रहा हूँ ये एक्चुअली में जो उसकी पोजीशन है, इस मूवमेंट के बाद जो उसकी पोजीशन उसको शो कर रही है। जब वो उत्तर की ओर गई तो देखिए एरो बना है, मतलब उसका मुंह उत्तर की ओर है। जब वो दाएं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर गई तो उसका मुंह जो है ये आपका पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। और फिर जब वो वापस दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलेगी तो ये एरो शो कर रहा है कि उसका जो मुँह है वो दक्षिण दिशा की ओर होगा।
अगला प्रश्न नंबर 110 आपके सामने है। ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें जो दी हुई कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम्स बनाएंगे। कोई आनंद भावना नहीं है। अगर ये आनंद है तो ये भावना है। कोई आनंद भावना नहीं है। कोई ग्राम क्विंटल नहीं है तो ये ग्राम है, तो ये क्विंटल है। कोई भी ग्राम क्विंटल नहीं है। अब निष्कर्ष में देखिए कोई आनंद भावना नहीं है, तो देखिए कोई भावना आनंद नहीं है, तो ये कोई आनंद भावना नहीं है, तो ये सेम रहेगा। और कुछ ग्राम क्विंटल है, तो कुछ ग्राम क्विंटल ये फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए आपका जो पहला जो है वो फॉलो कर रहा है, मतलब जो सी है ये आपका सी आंसर सही होगा। इसका आंसर सी होगा, जो कि बोल रहा है कि जो निष्कर्ष 1 है ये अनुसरण करता है कि कोई भी आनंद भावना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। ये आपका प्रश्न नंबर 111 है और ये 2 विधियों वाला क्वेश्चन है। इसमें एक तो ब्लड रिलेशन भी यूज़ हो रहा है और कथन और कारण भी यूज़ हो रहा है। तो देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तस्वीर में मौजूद आदमी अर्जुन से कैसे संबंधित, तो अर्जुन से आपको रिलेशन निकालना है। इसमें जो पहला कथन है बोल रहा है कि तस्वीर की इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी, अर्जुन है अर्जुन के पिता की पत्नी, मतलब ये अर्जुन की माँ हो गई, की इकलौती बहू, पिता की पत्नी की इकलौती बहू। इकलौती बहू मतलब ये अर्जुन की वाइफ हो जाएगी। की बेटी का पिता है, अब इसकी बेटी मतलब यहाँ हो जाएगी डॉटर का पिता है, मतलब ये अर्जुन खुद हो गया। तो इस कथन से तो आप निकाल ले रहे हैं 1 से कि वो जो व्यक्ति वो अर्जुन से कैसे संबंधित है, वो व्यक्ति स्वयं अर्जुन है। दूसरा जो कथन बोल रहा है वो बोल रहा है तस्वीर को इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा कि वह मेरी बहन की दादी। तो देखिए अर्जुन की बहन, सिस्टर की दादी। अब दादी मतलब ये यहाँ पे पहुँच जाती है। ये एक पीढ़ी के लिए एक गोला और दूसरी पीढ़ी के लिए दूसरा गोला। तो अर्जुन बोल रहा है कि वह मेरी बहन, सिस्टर की दादी के पति, दादी का पति मतलब उसका दादा हो जाएगा, दादी के पति की इकलौती बहू का पति है। तो देखिए दादी की पति की इकलौती बहू जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, वो अर्जुन की माता हो जाएंगी, का पति है। दादी की इकलौती बहू का पति है, मतलब माता का पति जो है वो अर्जुन का पिता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से तो वो व्यक्ति अर्जुन खुद निकल रहा है और यहाँ से जो निष्कर्ष निकल रहा है वो अर्जुन का पिता निकल रहा है। तो दोनों कथनों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन आपके दिए हैं कि या केवल कथन 1 या केवल कथन 2 में दिए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं, मतलब इसमें जो आपका B1 ऑप्शन है वो सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 112 से 114 के लिए है और यहाँ जो आपके सामने जानकारी दी हुई है वो देखिए, उम्मीदवार भारतीय क्रिकेट टीम के लिए प्रमुख कोच के चयन के लिए उम्मीदवार के लिए शर्तें आपको दी हुई हैं। तो शर्तें देख लीजिए। पहली शर्त है उम्मीदवार को सफलतापूर्वक प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी के सदस्य देशों में से किसी एक की क्रिकेट टीम को प्रशिक्षित कर चुके होना चाहिए, मतलब किसी भी आईसीसी टीम का ये कोच होना चाहिए। दूसरा है उम्मीदवार पूर्ण सदस्य देशों में से किसी एक द्वारा दिए गए प्रमाणन आंकलन कार्यक्रम के माध्यम से योग्य साबित होना चाहिए और वर्तमान में उसके पास इस तरह का एक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आईसीसी के जो पूर्ण सदस्य देश हैं उनमें से किसी एक देश के द्वारा उसके पास में योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा है एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के कोच के लिए उपयुक्त संवाद कौशल जो अनिवार्य है, प्रभावी ढंग से सही संदेश संप्रेषित करने के लिए अंग्रेजी में दक्षता प्रदर्शन कर सके। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कोच, इस तरह के कोच के लिए उसके पास अंग्रेजी में संवाद होना चाहिए। फिर चौथा है उम्मीदवार का आईसीसी या उसके सहयोगी संगठनों के सदस्य बोर्डों के साथ कोई भी पिछला या वर्तमान विवाद नहीं होना चाहिए, एक निर्दोष रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको गिवन है। अब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। देखिए एक व्यक्ति का भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के रूप में चयन किया जाता है अगर वह निर्वर्णित रो को छोड़कर उपयुक्त सभी मानदंड पूरा करता है। तो यहाँ पे कुछ और जानकारी है। ए दिया हुआ है उम्मीदवार किसी भी मानदंड को पूरा नहीं कर पाता है लेकिन उसका नाम
3 क्रिकेट सलाहकार समिति के द्वारा शामिल किया जाता है तो वह प्रमुख कोच में चुना जा सकता है। मतलब उपरोक्त के अलावा भी अगर जो 3 कोच हैं जो सलाहकार समिति है वो अगर चयनित कर लेते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उम्मीदवार के पास किसी भी तरह का कोचिंग अनुभव नहीं है, लेकिन अगर वो आईसीसी विश्व कप विजेता टीम का कप्तान है, जैसे कि धोनी है, सौरव गांगुली हैं, तो उसका नाम बीसीसीआई के सचिव के पास भेजा जा सकता है। और लास्ट है कि अंग्रेजी में दक्षता नहीं है लेकिन वो क्षेत्रीय भाषाएं अगर बोल सकता है उसको भेजा जा सकता है। तो ये टर्म्स कंडीशन दी हुई हैं। अब इसके बेस पे जो हमको प्रश्न है उसके आंसर देखना है। तो पहला प्रश्न है, जाफर ने प्रथम श्रेणी में भारतीय रेलवे टीम को प्रशिक्षित किया है, उसके पास आईसीसी का प्रमाण पत्र है, अंग्रेजी में अच्छे से बोल सकता है और किसी भी विवाद में नहीं फंसा है, तो उसको उम्मीदवारी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो हाँ, सभी निर्देशों का अगर वो पालन कर रहा है तो जो बी आंसर है वो सही हो जाएगा, उसको उम्मीदवारी दी जा सकती है। फिर 13वां है कि पांडे भारतीय टीम में एक खिलाड़ी और किसी भी टीम में कोचिंग का अनुभव नहीं है, लेकिन उसका नाम 3 क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा शामिल किया गया। तो हाँ, ये कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है। अगर 3 सलाहकार समिति के सदस्य अगर नाम देते हैं तो उसको शामिल किया जा सकता है। तो इसमें देखिए डी जो है कि उम्मीदवार का चयन होना है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद सूर्य राहुल ने घरेलू क्रिकेट में मुंबई टीम को प्रशिक्षित किया है। ये किसी अंतर्राष्ट्रीय टीम को प्रशिक्षित नहीं कर पाए हैं, ये केवल मुंबई टीम को प्रशिक्षित किया है। इसके पास आईसीसी का प्रमाण पत्र है और अंग्रेजी में दक्षता नहीं है, लेकिन वो हिंदी और अन्य भाषाओं में संवाद कर सकते। तो देखिए यहाँ पे जो जानकारी है वो अपर्याप्त है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 दोस्तों आपके सामने है। ये कथन और पूर्वानुमान संबंधी प्रश्न। देखिए, अच्छे शिक्षक अच्छे छात्र का विकास करते हैं, ये कथन है, और पूर्वानुमान है सख्त शिक्षक उत्कृष्ट शिक्षा देते हैं और छात्र जानकार शिक्षकों को चाहते हैं। तो देखिए इनकी तुलना अगर करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे शिक्षक हो वो शक्तिहीन हों, और ज़रूरी नहीं है कि जो शिक्षक हैं, जो जानकार शिक्षक हैं, उनको छात्र चाहें। तो यहाँ पे देखिए दोनों पूर्वानुमान कथन से संबंधित नहीं है, तो ये आज जो गिवन आंसर है इसमें आपका आंसर ए सही होगा कि 1 और 2 दोनों पूर्वानुमान अनुसरण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116 है और यहाँ पे आपको शब्द दिए हुए हैं। देखिए इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो यहाँ आपको ये छांटना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो अगर आपने ग्रेट ब्रिटेन का अगर मैप देखा है तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड ये इसके भाग हैं, जबकि न्यूजीलैंड एक अलग देश है। तो यहाँ जो न्यूजीलैंड जो है ये बाकी तीनों से अलग हो जाएगा, इसको हम अलग मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने है फ्रेंड्स। इसमें आपके वो ब्लड रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन है। एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो व्यक्ति बोल रहा है वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है। देखिए जो पुरुष है वो बोल रहा है कि वह मेरे एकमात्र बेटा की भांजी है। देखिए भांजी जो होती है वो क्या होती है? भांजी जो होती है वो बहन की पुत्री होती है, बहन की पुत्री होती भांजी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित, मतलब जो पुरुष जो है उससे क्या लगेगा। तो देखिए बेटे की भांजी मतलब उसकी पुत्री की पुत्री, तो वह व्यक्ति जो हो जाएगा वो उसका नाना हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर जो है आंसर डी नाना जी, वो व्यक्ति उस महिला का नाना होगा। अगला प्रश्न 118 कथन और तर्क से संबंधित है। तो कथन दिया हुआ है क्या मेडिकल प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर देना चाहिए, और इसके संबंध में तर्क जो है, पहला तर्क है हाँ, हमें बड़ी तेज़ी से व्यापक रूप से बढ़ते चिकित्सक क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित करना होगा। और दूसरा नहीं, यह बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी बच्चों को चिकित्सा शिक्षा से वंचित रखेगा। तो देखिए इसमें जो तर्क हैं, दोनों तर्क जो हैं ये दोनों तर्क जो हैं, ये जो तर्क है ये सशक्त नहीं है, इसलिए इसमें जो आंसर है बी, ना ही तर्क 1 और ना ही 2 सशक्त है, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 119 आपके सामने है। ये अंग्रेजी वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो किसी वर्णमाला में अगर HEAD को IFBF से शो किया जाता है और उसके साथ में
IFBE से शो किया जाता है और उसके साथ में IRON को JSPO से शो किया जाता है। तो JANE के लिए क्या शब्द होगा? तो इसमें देखिए कोई कोडिंग है तो हम निकाल लेते हैं। H को शो कर रहे हैं I से, तो देखिए HI मतलब ये +1 हो रहा है। E को शो कर रहे हैं F से, तो देखिए E के बाद F है, ये भी आपका +1 हो रहा है। A को शो कर रहे हैं B से, तो ये भी +1 हो रहा है। और D को शो कर रहे हैं F से, E से, तो ये भी +1 है। इसी तरीके से I के बाद J, ये भी +1 है। R के बाद S, ये भी +1 है। O के बाद P, ये भी +1 है। और N के बाद O, तो ये भी +1 है। मतलब ये जो सीरीज़ बन रही है ये +1 की सीरीज और फर्स्ट टू फर्स्ट बन रही है। अब देखिए J के बाद हम +1 कर लेते हैं, तो J के बाद K आ जाएगा, A के बाद B आ जाएगा, N के बाद आ जाएगा O और E के बाद आ जाएगा F। तो ये आपका आंसर हो जाएगा KBOF, ये हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, अब इस पेपर का रीजनिंग का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो ये श्रृंखला पे आधारित है। अब किसी क्रम में श्रृंखला को जमाया गया है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मिसिंग जो स्टेप है ये स्टेप क्या होगा। तो देखिए श्रृंखला किस आधार पे जमी ये आपको देखना पड़ेगा। पहले स्टेप से आप कंपेयर करिए। B से G में जा रहे हैं, उसके बाद Q से V में जा रहे हैं। तो B से देखिए G में जा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये +5 है। इसी तरीके से D में जा रहे हैं, I में D से 1 2 3 4 5, ये भी +5 है। इसी तरीके से F से K में जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये भी +5 है। मतलब यहाँ पे सारे +5 के हैं। यहाँ पे भी हम तुलना कर लेते हैं। Q से V में जा रहे हैं, तो Q से 1 2 3 4 5, ये +5 है। S से जा रहे हैं X में, तो 1 2 3 4 5, ये भी +5 है। और U से जा रहे हैं X में, तो 1 2 3 4 5, तो ये भी +5 है। मतलब ये जो सीरीज़ है ये +5 की सीरीज़ है। तो अब हमको GIK से यहाँ बनाना है। तो देखिए +5 आप लेते जाइए, G से +5 ले लीजिए 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ L है। फिर I से +5 ले लीजिए 1 2 3 4 5, मतलब N है। और K से +5 ले लीजिए 1 2 3 4 5, मतलब P है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा LNP। तो ये आपका 12 दिसंबर 2016 के जो सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर है उसके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। और अपेक्षा यही है कि रीजनिंग में आप अगर मेहनत कर लेते हैं तो 30+ क्वेश्चन करना आपके लिए पॉसिबल होगा, जो कि आपको सीधे 120 नंबर दिला देगा। तो आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। और एक नंबर में जो है एक क्वेश्चन में जो है आपके 2.5 नंबर हैं। तो अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 30 दूनी 60 और 15 मतलब 75 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये काफ़ी अच्छे आपके लिए रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फ्यूचर जोन जबलपुर और मेरा विश्वास है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको वर्दी और 2 स्टार ज़रूर दिलाऊँगा। धन्यवाद।